हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। सभी लोग एंजॉय करिए ईद को पूरी तरह से। पिछले टर्म पे हम लोगों ने, पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने सेकंड चैप्टर कंप्लीटली खत्म कर लिया है। उसके अंदर मैंने 2 क्वेश्चन आपसे करे थे जिसका जवाब जितने लोगों ने दिया है बिल्कुल सही दिया हुआ है। आज से हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब अगर आप इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो इसमें से अप्रॉक्स 10 से 12 क्वेश्चन केवल इसी यूनिट से आ जाते हैं। तो मैक्सिमम आप मान के मिनिमम अगर मार्क्स आप कंसीडर करते हो तब भी 40 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आप कर ले जाओगे। इजी भी है। और दूसरी चीज ये है कि अगर पूरे सिलेबस यानी कि 12th के सिलेबस में कोई चीज सबसे अच्छे पढ़ने वाली है, मतलब सबसे मजेदार जो बोल सकते हो कि जो टॉपिक है वो जेनेटिक्स है। बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आएगा सारी चीजें और सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। तो ये जो जेनेटिक्स है वो हम लोगों को बहुत ही इजी लगने वाला है, बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। पूरे सिलेबस की ये जान है बेटा, है ना। जेनेटिक्स का इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही थी, ऐसा नहीं है। जेनेटिक्स के बारे में कई सारे बच्चों ने हमें मैसेज किया, फोन किया कि सर जेनेटिक्स स्टार्ट करिए, उसके कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों को नहीं समझ में आ रहे हैं, उससे क्वेश्चन नहीं लग पा रहा है, तो प्लीज जेनेटिक्स को स्टार्ट करिए। मैंने सोचा कि ठीक है स्टार्ट करते हैं, क्या करना है, आखिर में हम लोग क्लास तो कर ही रहे हैं। तो जेनेटिक्स आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जेनेटिक्स के अंदर एनसीईआरटी के हिसाब से टोटल 3 चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर क्या है बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है क्या, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एंड थर्ड चैप्टर इसके अंदर हम लोग कंसीडर करेंगे इवोल्यूशन के बारे में। क्लियर। तो ये टोटल 3 चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं पूरे जेनेटिक्स के अंदर। बहुत ही मजा आने वाला है, आप बने रहिए मेरे साथ। सब कुछ मैं आपको बिल्कुल बेसिक से हायर लेवल तक सारी चीजें बताने वाला हूं और बिल्कुल इजी वे में बताने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स को लेकर के, है ना। जेनेटिक्स क्या है पहले हम बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं। जो जेनेटिक्स है बेटा, ये जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स टर्म ये सबसे पहले एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ था। तो डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, और वो ग्रीक वर्ड क्या है, जेनेसिस। वो ग्रीक वर्ड है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है टू ग्रो, है ना। जेनेसिस का मतलब होता है टू ग्रो। तो किसी भी चीज का, जैसे हम बोलते हैं जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, बनना। तो किसी भी चीज का ग्रोथ होना, किसी भी चीज का बनना, उसी को हम बोलते हैं क्या, जेनेसिस। और जेनेसिस से ही डिराइव किया गया है जेनेटिक्स को। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ये ग्रीक वर्ड जेनेसिस से आया हुआ एक टर्म है। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें तो ये जो जेनेटिक्स टर्म है, इसको सबसे पहले, जेनेटिक्स टर्म को सबसे पहले कंसिडर किया था एक साइंटिस्ट ने। जेनेटिक्स टर्म was coined by एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम बेटेसन, है ना। तो विलियम बेटेसन यानी कि W बेटेसन आप इसको लिख सकते हो। इन्होंने क्या किया, ये नाम दिया जेनेटिक्स 1906 के अंदर। तो 1906 में विलियम बेटेसन साहब ने जेनेटिक्स टर्म क्वाइंड किया। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। क्लियर मेरी बात है। जेनेटिक्स को अगर आपको समझना है तो उसको समझने से पहले हम लोग कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं, ताकि आपको पूरा सिंक्रोनाइजेशन समझ में आएगा कि चैप्टर में क्या चीजें कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं। अच्छा, जेनेटिक्स खत्म होने के बाद मैं बायोटेक स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि उसका सीधा इंटरकनेक्शन इसी के साथ आपको मिलेगा, तो बिल्कुल समझ में आता जाएगा। फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में अगर बात करो तो सबको पता होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनके बारे में हम पूरा चैप्टर के अंदर ही बात करने वाले हैं। एक एक पॉइंट उनके बारे में जानेंगे कि मेंडल साहब क्या थे, है ना। तो जेनेटिक्स के बारे में अगर फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है तो उनको बोला जाता है G.J. मेंडल, है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कौन है, तो आपको याद रखना है गैरॉड। गैरॉड को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। ऐसे ही एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की अगर आप बात करोगे तो मॉर्गन साहब को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने होंगे। क्रोमोजोम थियरी या क्रोमोजोमल थियरी, ये भी क्वेश्चन आता है। क्रोमोजोमल थियरी जो प्रपोज किए थे वो 2 साइंटिस्टों का नाम आपको याद रखना है। एक है बेटा सटन, है ना, एंड बोवेरी। तो सटन और बोवेरी ने मिलकर के
क्रोमोसोम थियरी क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। ये 4 पॉइंट आपको कम से कम कंट्रीब्यूशन में याद रखने हैं। तो 3-4 चीजें आपको यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। पहला, ग्रीक वर्ड जेनेसिस का मतलब ग्रो, और यहीं से टर्म आया जेनेटिक्स। दूसरी चीज क्या होती है कि जेनेटिक्स टर्म जो है वो पॉइंट किया था बेटसन साहब ने 1906 में। फादर ऑफ जेनेटिक्स जीजे मेंडल, ह्यूमन जेनेटिक्स गैरॉड, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कौन है, मॉर्गन, और क्रोमोसोमल थ्योरी दिया था सटन और बाबेरी ने। ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, यहां से कोई डाउट होना नहीं है। जेनेटिक्स क्या होता है अगर हम इसको डिफाइन करें तो जेनेटिक्स को मैं डिफाइन करता हूं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब मैं ये सब कुछ आपको समझाने वाला हूं कि क्या मैंने बोला है ना। तो सबसे पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो इसको मिटा करके फिर मैं बात करता हूं आपसे पूरा जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स क्या है, उसको कैसे आप समझोगे, ये सब कुछ हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, डिटेल। तो चलिए जेनेटिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स को मैंने बोला कि स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यानी कि पूरा का पूरा जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये 2 चीजें आपको समझनी है बेटा, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। क्या होता है हेरिडिटी और क्या होता है वेरिएशन, ये आपको बिल्कुल समझ में आना पड़ेगा क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनना है। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, हेरिडिटी को आप सिंपल डिफाइन कर सकते हो, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, या आप बोल सकते हो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हेरिडिटी। यानी कि आप लिख लीजिए ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। पक्का क्लियर है। अच्छा, वेरिएशन क्या है बेटा, तो जो चेंजेस देखने को मिलता है ना, जो ऑब्जर्वेबल चेंज दिखाई देता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंज जो दिखाई देते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन। तो वेरिएशन का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेबल चेंजेस, ऑब्जर्वेबल चेंजेस। ठीक है, तो सेम टाइप के स्पीसीज में जो भी चेंजेस आपको दिखाई देंगे उसको अपन लोग बोलेंगे क्या, वेरिएशन। ये 2 चीजें समझ में आई। तो अगर हेरिडिटी होता है, वेरिएशन होता है, तो इन दोनों को मिलाकर के क्या होता है, जेनेटिक्स कहलाता है। यानी कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोजेनी के अंदर जो भी नए कैरेक्टर आते हैं, जो भी नए जीन्स आते हैं, या जो भी नए आप बोल सकते हो कि उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जो कुछ भी, वो सब कुछ हेरिडिटी और वेरिएशन के कारण ही होता है। पक्का। तो अब ये 2 चीजें आपको मैंने क्लियर किया कि हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या है। हेरिडिटी को आप ऐसे समझ सकते हो कि जो भी पेरेंट्स हैं, अगर सेम ह्यूमन है तो ह्यूमन का प्रोडक्शन करेगा, है ना, डॉग है तो डॉग का प्रोडक्शन करेगा, बंदर का लड़का आदमी और आदमी का लड़का बंदर तो होना नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखना है। मतलब स्पीसीज टू स्पीसीज की यहाँ पे बात होती है, कभी भी आप एक स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज से कंसीडर नहीं करोगे, ये चीज आपको याद रखनी है ना। तो ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है। अब एक पॉइंट मैं बता दूं, एक कहावत भी बोली जाती है, गांव में एक कहावत बोलते हैं लोग, पिता पर पूत है माता पर घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। कहानी समझ में आया ये, पिता पर पूत माता पर घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। मतलब जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल उनके पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं, क्लोन नहीं बनता है, ये चीज आपको याद रखनी है। चेंजेस तो दिखाई दे नहीं है, क्लोन नहीं बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो क्लोन बनता ही नहीं है, ये चीज हम लोगों ने बात करी थी। तो आपको ये मैंने क्लियर किया हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर हम लोग वेरिएशन को थोड़ा और डीप जाकर के समझें तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं कि वेरिएशन के 2 टाइप हैं। वेरिएशन की कितने टाइप हैं, 2 टाइप है। सबसे जो पहला टाइप है वो कहलाता है क्या, सोमैटिक वेरिएशन। तो फर्स्ट टाइप क्या है, सोमैटिक वेरिएशन। और जो सेकेंड टाइप इसमें हम लोग कंसिडर करते हैं वो होता है जर्मिनल वेरिएशन। तो एक्चुअल में 2 टाइप के वेरिएशन मैंने देखा, एक है क्या, सोमैटिक वेरिएशन, और दूसरा क्या है, जर्मिनल वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन का मतलब बेटा ये होता है कि जो चेंजेस हमारे सोमैटिक सेल्स में होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सोमैटिक वेरिएशन। जैसे आंखों का कलर चेंज हो जाना, बालों का कलर चेंज हो जाना, स्किन का कलर चेंज हो जाना, है ना, ये सब कुछ क्या है, सोमैटिक वेरिएशन है। जो भी हमारी बॉडी सेल्स में होंगे चेंजेस
वो हमारे प्रोजेनी में ट्रांसफर नहीं होते हैं, वो नॉन हेरिटेबल है। मतलब अगर मेरी बॉडी में कोई चेंज होता है ना, मेरे बॉडी में मान लो ये हाथ नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे बेटे में भी वो हाथ नहीं होगा, क्योंकि वो कैसा है चेंज, वो सोमैटिक वेरिएशन है। जर्मिनल वेरिएशन का मतलब जब हमारे सेक्स सेल्स में या जर्म सेल्स में कोई चेंज होता है तब उसको अपन लोग बोलते हैं क्या, जर्मिनल वेरिएशन। तो यहां पे चेंजेस कहां पे हो रहा है, इन द सोमैटिक सेल्स। कहां पे चेंजेस हो रहा है बेटा, इन द सोमैटिक सेल्स, है ना। सोमैटिक सेल्स का मतलब नॉर्मल बॉडी सेल्स को हम लोग कंसिडर करेंगे। जर्मिनल वेरिएशन का मतलब इन जर्म सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो जब जर्म सेल्स में वेरिएशन दिखाई देता है तो उसको बोलते हो जर्मिनल वेरिएशन। एक पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है कि जो भी सोमैटिक वेरिएशन होता है ये कैसा है, नॉन इनहेरिटेबल। नॉन इनहेरिटेबल है ना। नॉन इनहेरिटेबल का मतलब क्या, वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। और ये कैसा है बेटा, इनहेरिटेबल। इनहेरिटेबल का मतलब वो ट्रांसफर होगा। तो जो कैरेक्टर हेरिटेबल है यानी कि हेरिडिटी के कारण वो ट्रांसमिशन होगा, यहां पे कैरेक्टर का ट्रांसमिशन नहीं होगा। इज दैट क्लियर। तो ये दो पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है कि सोमैटिक वेरिएशन क्या है और जर्मिनल वेरिएशन क्या है। सोमैटिक वेरिएशन जो हमारे सोमैटिक सेल्स में होते हैं वो नॉन इनहेरिटेबल है। जर्मिनल वेरिएशन जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स में होते हैं वो पूरी तरह से इनहेरिटेबल है। ये दो बातें आपको क्लियर समझ में आई, पक्का। वेरिएशन के कारण अगर हम बात करें कॉजेज, तो इसके कॉजेज के बारे में अगर आप देखोगे तो इसके दो मेन कॉज है ना। इसके दो मेन कॉज है बेटा। पहला जो कॉज है वो होता है क्रॉसिंग ओवर के कारण। मतलब वेरिएशन क्यों आता है, तो पहला मैं रीजन लिखता हूं कि उसका कारण है क्रॉसिंग ओवर। जब क्रॉसिंग ओवर होगा, मियोसिस माइटोसिस आपने पढ़ा होगा, तो मियोसिस में पढ़ा होगा कि उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, माइटोसिस में तो होता ही नहीं है। तो मियोसिस में जब क्रॉसिंग ओवर होता है, दो अलग अलग गैमीट आपस में क्रॉस करते हैं, तो एक दूसरे का कैरेक्टर क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, पॉसिबल है। कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। क्लियर है। तो यहां पे क्रॉसिंग ओवर के कारण दूसरा जो चेंज होता है, दूसरा जो वेरिएशन हम बोल सकते हैं, वो होता है किसके कारण, म्यूटेशन के कारण। तो दो चेंजेस आपको दिखाई देंगे, पहला क्रॉसिंग ओवर के कारण और दूसरा म्यूटेशन के कारण। क्रॉसिंग ओवर के कारण जो होता है चेंजेस, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन में। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि ये किस तरह का वेरिएशन है बेटा, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन मतलब जो होता रहता है, जो होने वाला है, जो होगा। म्यूटेशन का मतलब क्या है, म्यूटेशन को हम बोलते हैं सडन चेंज, अचानक से चेंज हो जाना। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का आंखों का कलर ब्लू हो जाता है, ब्राउन हो जाता है ना। तो क्या उनके मम्मी पापा का कलर ब्राउन था, नहीं, ऐसा नहीं है ना। ऐसे ही म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप ऋतिक रोशन को देखते हो, तो ऋतिक रोशन की क्या है, 6 उंगली है। क्या राकेश रोशन के भी 6 उंगली है, तो नहीं। लेकिन वो क्या है, अचानक से चेंज हुआ, म्यूटेशन है। तो यहां पे क्या है, ये जो चेंज कहलाता है वो कहलाता है डिसकंटीन्यूअस चेंजेस। तो दो टाइप के चेंजेस होते हैं, कॉन्टिन्यूअस चेंजेस एंड डिसकंटीन्यूअस चेंजेस। तो दो चीजें मैंने कंसीडर किया। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। वेरिएशन का मतलब होता है जो चेंजेस दिखाई देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेरिएशन। चेंजेस दो टाइप के हो सकते हैं, सोमैटिक और जर्मिनल। सोमैटिक सेल्स नॉर्मल बॉडी सेल्स में जो चेंजेस होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं सोमैटिक वेरिएशन, और जो जर्मिनल सेल्स के अंदर होता है, जर्म सेल्स रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं जर्मिनल वेरिएशन। जो भी चेंजेस हमारे सोमैटिक सेल्स में होंगे वो कभी भी प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर नहीं होंगे। क्लियर। लेकिन जो हमारे जर्म सेल्स में चेंजेस होंगे वो हो सकता है कि हमारे प्रोजेनी में ट्रांसफर हो जाए। क्लियर है। मैंने कारण बोला है कि अगर वेरिएशन के कारण अगर आप पूछो तो दो कारण है यहाँ पे, पहला है क्रॉसिंग ओवर के कारण और दूसरा है म्यूटेशन के कारण। क्रॉसिंग ओवर पता है फिनोमेना क्या है, उसके वो कैसा चेंज शो करेगा, कॉन्टिन्यूअस चेंज शो करेगा। लेकिन जो म्यूटेशन के कारण होता है वो हमेशा डिसकंटीन्यूअस चेंज शो करता है। इज दैट क्लियर। इतनी बातें बिल्कुल आपको दिमाग में फिट हो गई, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग और अंदर चल करके बात करते हैं कि ये तो रहा पूरा मसला। अच्छा, हेरिडिटी को थोड़ा सा मैं समझा दूं। हो सकता है कि कुछ लोगों, कभी कभी बच्चों को समझ में नहीं आता है तो चॉकलेट देके समझाना पड़ता है। ये देखो 4 चॉकलेट है, 2 चॉकलेट घट गया तो कितना चॉकलेट बचा। तो ऐसा, जैसे मान लो यहाँ पे सुन लीजिए, मैं आपको कंसिडर समझा देता हूँ। ये मान लो एक बंदा है ना,
ये मान लीजिए एक भाई साहब है, ये मेल है ना, और यहाँ पे मान लो ये फीमेल है, ये फीमेल है, ये फीमेल की दो चोटी है ना। अब थोड़ा ध्यान से समझना है, ये मेल है, ये फीमेल है। हेरिडिटी मैं समझा रहा हूं आपको। ये मेल है तो इनके पास कितना क्रोमोसोम नंबर है? 46। फीमेल है तो कितना क्रोमोसोम नंबर है? 46। इज दैट क्लियर? जब आपस में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो अब क्या होता है, जब भी गैमीट फॉर्मेशन होना होता है तो आपको तो पता है कि गैमीट फॉर्मेशन मियोसिस से होगा, और मियोसिस कैसा डिवीजन है बेटा? रिडक्शनल डिवीजन है। मतलब जो डबल नंबर है वो हाफ नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे यहां से केवल कितना आएगा? 23। 46 का कितना? हाफ 23। यहाँ पे भी 46 है तो कितना आएगा? 23। यहाँ पे स्पर्म बना, यहाँ पे ओवा बना, दोनों आपस में फ्यूज करे तो 23 कितना बना? 46 बना। अब ये जो लल्ला बना है ना, ये जो मुन्ना आया है, इसके अंदर कितना क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। तो ये जो आ रहे हैं, जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, जो जीन्स आ रहे हैं, यही कहलाता है क्या? हेरिडिटी। यही क्या कहलाता है? हेरिडिटी। यानी कि जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, उसी को अपन लोग बोलते हैं क्या? हेरिडिटी। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट नहीं है? अच्छा, अब ये तो चीज हम लोगों ने ऐसे बात करी है। अब इसको मैं मिटाता हूं, थोड़ा सा आता हूं उसके ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर, है ना। जेनेटिक्स के कितने ब्रांच हैं वो हम लोग बात कर लेते हैं। जेनेटिक्स के ब्रांचेस के बारे में अगर आप बात करो तो एक हेडिंग डालिए, ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स। तो हम लोग अगर बात करें ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स, है ना, हम बात करते हैं किसके? ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के कितने ब्रांच हैं इसको भी समझ लेते हैं इसी के साथ। जब जेनेटिक्स के ब्रांच की आप बात करते हो तो टोटल 3 ब्रांच हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। टोटल हम लोग 3 ब्रांच कंसीडर करते हैं। पहला जो ब्रांच होता है उसको आप नाम देते हो क्लासिकल, और इसी को बोलते हो ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। तो फर्स्ट ब्रांच क्या है बेटा? क्लासिकल और ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। अभी मैं बता रहा हूं इसमें क्या स्टडी करना है। दूसरा जो हम लोग ब्रांच डील करते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं क्या? मॉलिक्यूलर और बायो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो जो सेकेंड ब्रांच है इसका, उसको आप बोलते हो क्या? मॉलिक्यूलर या बायोमॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। एंड थर्ड जो ब्रांच है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो ये 3 ब्रांचेज हैं। पहला क्लासिकल और ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, दूसरा है मॉलिक्यूलर और बायोमॉलिक्यूलर, तीसरा है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स क्या है? तो ट्रांसमिशन जेनेटिक्स को आप अगर एक्सप्लेन करो तो जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इनहेरिटेड कैरेक्टर जो होते हैं, जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाते हैं, अगर उसको लेकर के हम स्टडी करते हैं तो वो ब्रांच हमारा कहलाता है क्लासिकल या ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। क्लियर है? यानी कि जो भी ट्रांसमिटेबल कैरेक्टर हम स्टडी करेंगे वो किस ब्रांच के अंदर करेंगे? ट्रांसमिशन या क्लासिकल जेनेटिक्स के अंदर। अब थोड़ा इसमें मैं आपको बता दूं, ये भी क्या है? 3 टाइप में क्लासिफाई किए गए हैं। ये भी 3 टाइप में क्लासिफाई किए गए हैं। पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। इसके भी टाइप्स हैं। पहला है मेंडेलियन जेनेटिक्स, दूसरा है मॉर्गेनियन जेनेटिक्स, और तीसरा है नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो ये 3 टाइप के सब टाइप हैं। मेंडेलियन के अंदर मेंडल का पूरा लॉ, मॉर्गन के अंदर मॉर्गन ने जो अपने एक्सपेरिमेंट करे वो पढ़ना है, और नॉन मेंडेलियन में मतलब उनके बाद वाले जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ना है। तो ये 3 चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। इसके अंदर पहला यानी कि क्लासिकल। दूसरा, अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाते हैं तो ये क्या है? मैंने बोला ना 2 चैप्टर पढ़ना है जेनेटिक्स के अंदर, 3 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो चल रहा है, दूसरा चैप्टर आप पढ़ना है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यानी कि वहां पे हम डीएनए की बात करेंगे, जीन की बात करेंगे, आरएनए की बात करेंगे, कैसे वो ढूंढे गए, कैसे उनके स्ट्रक्चर्स पता चले, वो सब कुछ। तो जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर के जेनेटिक्स को समझते हैं तब उसको आप बोलते हो क्या? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। यानी कि बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करके आपको जेनेटिक्स एक्सप्लेन किया जाएगा, तब वो कहलाएगा क्या? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। पक्का? तो स्टडी ऑफ जेनेटिक्स एट द मॉलिक्यूलर लेवल इज नोन एज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जो अगला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स का मतलब क्या है? जब हम जेनेटिक्स के अंदर जब
जीन के बिहेवियर, उसके इफेक्ट के बारे में जानते हैं, तब उसको हम नाम देते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स, यानी कि स्टडी ऑफ क्रोमोसोमल इफेक्ट एंड नेचर ऑफ जीन एंड नेचर ऑफ जीन्स। तो जीन्स के नेचर के बारे में, बिहेवियर के बारे में, क्रोमोसोमल के स्ट्रक्चर्स के बारे में, वो सब कुछ हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तब वो कहलाएगा पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो तीन चीजें, क्लासिकल हेरिडिटी वाले सारे पॉइंट डील करते हैं, तीन मेंडेलियन के बारे में, मॉर्गन के बारे में, नॉन मेंडेलियन, क्लियर है। मॉलिक्यूलर, जब हम डीएनए आरएनए डिटेल पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, तो क्या है, मॉलिक्यूलर, जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स का मतलब जब आप जीन के बिहेवियर, क्रोमोसोम के नेचर, ये सब कुछ पढ़ते हो, तब कहलाता है क्या, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो एक्चुअल में ये तीन टाइप आपको याद रखने हैं। चलिए, ये तो रहा ब्रांचेज की बात। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल स्टडी करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट सुन लो आप, पूरे जेनेटिक्स को तीन पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करके पढ़ने वाले हैं। पूरे जेनेटिक्स को मैं आपको तीन पार्ट में क्लासिफाई करके पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो इस चैप्टर के अंदर तीन डिवीजन मैं करूंगा। सबसे पहला है प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स, दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मेंडेलियन जेनेटिक्स, है ना। तो दूसरा है मेंडेलियन जेनेटिक्स, और तीसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो ये तीन कैटेगरी डिवाइड हम लोग करेंगे। बेटा, प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स का मतलब मेंडल के पहले कुछ साइंटिस्टों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, है ना, जो बातें बोली थी वो सब कुछ हम लोग प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, है ना। तीन चार थियरी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है नीट के अगर एनसीईआरटी से देखें, लेकिन फिर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। मेरा ये मानना है कि मैं 90% जो पूरा है वो एनसीईआरटी से लेता हूं, 10% जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं आपके नीट के वो मैं असेंबल्ड करता हूं अलग अलग बुक से। तो अलग अलग बुक्स को मैं क्या करता हूं, एक पास असेंबल करता हूं, तब जाकर के मैं आपको कोई चीज बताता हूं। तो मेरे इस नोट्स के अंदर आपको सारे क्वेश्चन हो जाने हैं जो नीट के अंदर आने हैं, चाहे वो आउट ऑफ एनसीईआरटी आए और चाहे एनसीईआरटी से आए। तो इसलिए आप केवल ये पढ़ के चलो तो भी आपके नीट के सारे क्वेश्चन, मैं एक एक न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा कि किस बेसिस पे ये क्वेश्चन आते हैं, कौन सा थियरी, कौन सा इसमें फॉर्मूला लगेगा, वो सब कुछ हम लोग डील करने वाले हैं। बस आप पूरा का पूरा लेक्चर देखते जाओ, आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी। तो पहला है प्री मेंडेलियन, जिसके अंदर हम लोग मेंडल के पहले साइंटिस्टों ने क्या बोला था वो सारी चीजें हम बात करेंगे, वो थियरीज के बारे में बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे क्या, मेंडेलियन जेनेटिक्स, यानी कि मेंडल का पूरा लॉ पढ़ेंगे, मेंडल का पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, उन्होंने मटर का पौधा ही क्यों चुना, क्या वो बाई चांस था या सोची समझी साजिश थी, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स, यानी कि मेंडल के मरने के बाद। आपको ये पता ही होगा कि मेंडल के जीते जी उनको वो क्रेडिट नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, यानी कि जो भी थियरीज, जो भी लॉ उन्होंने बोले उसका कोई क्रेडिट उनको जीते जी नहीं मिला, क्योंकि साइंटिस्टों के नजर में ये कुछ थे नहीं, कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ये केवल एक फादर थे चर्च के। इसीलिए तो इनके मरने के 16 साल के बाद जब उनके थियरी लॉ को फिर से रीडिस्कवर किया तीन साइंटिस्टों ने, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर। तो ये तीन चीजें हम पूरे चैप्टर में कवर करेंगे। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स को लेकर के। तो फटाफट हेडिंग डालिए प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स। ये सारी थियरीज मैं आपको सामने रखने जा रहा हूं कि उन्होंने क्या बोला था। हेडिंग डालते हैं प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो चलिए हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स। इसी को हम लोग बोलते हैं थियरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ये जो बातें हैं, ये जो थियरीज है, ये कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड नहीं है, बस हाइपोथेटिकल बातें हैं जो साइंटिस्टों ने करी थी। हमें ये समझना है कि जब हम मेंडल से पढ़ेंगे तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट बेसिस सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। यहाँ पे बस कुछ बातें साइंटिस्टों ने करी हैं। ये पूरी तरह से जितनी थियरी है डिस्कार्डेड थियरी है ना। एक दो थियरी इसमें से एक्सपेरिमेंटली किया गया है जो अभी लास्ट में आएगा, लेकिन ये पूरी तरह से डिस्कार्डेड थियरी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बस आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस ये याद रख लेना है कि ये नाम, थियरी का नाम और किसने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है।
तो चलिए मॉइस्ट वेपर जो थियरी है इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था पाइथागोरस ने, है ना। तो सबसे पहले एक्सप्लेन किया था पाइथागोरस साहब ने। पाइथागोरस ने इसको बोला कि पाइथागोरस ने क्या माना था, उन्होंने ये माना था कि जो भी ह्यूमन की बॉडी होती है उसके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें से कुछ वेपर, मॉइस्ट वेपर निकलते हैं और वो जो मॉइस्ट वेपर होते हैं आपस में क्या होंगे, कोएगुलेट होंगे और कोएगुलेट होकर के एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब हमारे जितने बॉडी पार्ट्स हैं उन सारे बॉडी पार्ट्स से क्या होता है, कुछ वेपर का फॉर्मेशन होता है और वही जो वेपर होता है वो सेक्स ऑर्गन में एक्यूमुलेट होकर के एक नया चाइल्ड का प्रोडक्शन कर देता है। तो इन्होंने क्या बोला, वेरियस बॉडी पार्ट्स emit certain vapor which gets aggregated to form a new child। अब आप सोच सकते हो कि कितना सही है ना। चलिए सेकंड थियरी हम बात कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फ्लूइड थियरी। इसी को रिप्रोडक्टिव ब्लड थियरी के नाम से भी जानते हैं या इसी को ब्लड थियरी के नाम से भी जानते हैं। इसको एक्सप्लेन किया था किसने, एरिस्टोटल साहब ने। तो एरिस्टोटल साहब ने इसको क्या बोला, क्या वो मानते थे, उन्होंने बोला कि जो मेल होते हैं उनकी बॉडी से एक प्यूरिफाइड ब्लड रिलीज होता है जिसको हम लोग सीमन बोलते हैं। ऐसे ही जो फीमेल होती है उनकी बॉडी से एक इम्प्यूरिफाइड ब्लड रिलीज होता है जिसको बोलते हो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, है ना। तो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड से ओवम का फॉर्मेशन और सीमन से स्पर्म का फॉर्मेशन। उनका यह मानना था कि ये जो दोनों फ्लूइड होते हैं वो आपस में क्या होंगे, एग्रीगेट होंगे, एक्यूमुलेट होंगे और वही आपस में मिल करके फॉर्म करते हैं एक नया बेबी को, है ना। लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना है कि हम लोगों ने तो रिप्रोडक्शन चैप्टर में ये पढ़ा था कि जो सीमन का फॉर्मेशन होता है वो 60% अप्रॉक्स जो उसमें जो वो होता है, क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो अप्रॉक्स 60% सेमिनल वेसिकल का होता है, 30% आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है। तो ब्लड की बात यहाँ पे आ कहां से गई, समझने वाली बात है। तो ये भी थियरी क्या है, डिस्कार्डेड है। तो इन्होंने बोला मेल प्रोड्यूस प्यूरिफाइड ब्लड विच इज कॉल्ड एज सीमेन, फीमेल प्रोड्यूस इम्प्यूरिफाइड ब्लड कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जिसको ओवा बोलते हैं। बोथ कोएगुलेट टू फॉर्म अ न्यू चाइल्ड। और यही कॉन्सेप्ट किसका था, एरिस्टोटल का, जिसको रिप्रोडक्टिव ब्लड थियरी के नाम से जानते हैं लोग। तीसरा जो थियरी है उसको बोलते हैं प्री फॉर्मेशन थियरी और इसको एक्सप्लेन किया था साइंटिस्ट ने स्वेमर्डन, है ना। तो स्वेमर्डन साहब ने इसको एक्सप्लेन किया था। स्वेमर्डन का क्या मानना था, स्वेमर्डन ये मानते थे द मिनिएचर फॉर्म ऑफ एन इंडिविजुअल इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन स्पर्म और एग कॉल्ड एज होमोन्यूक्लियस, है ना। इनका ये मानना था कि जो भी स्पर्म या ओवा होता है उसमें से पहले एक मिनिएचर कॉपी होती है, मतलब एक इंडिविजुअल की एक कॉपी उसमें क्या होती है, बनी रहती है और वही कॉपी जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब स्पर्म में भी क्या है, स्पर्म या ओवा में एक छोटा सा एम्ब्रियो का एक प्री फॉर्मेशन एग्जिस्टेंस वहां पे है और वही आगे चल करके क्या हो जाता है, एक पूरा का पूरा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है। तो एक मिनिएचर कॉपी से पूरा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ये समझा रहे हैं कौन, स्वेमर्डन का मानना था। थियरी ऑफ पैनजेनेसिस अगर आप बात करो तो इसको एक्सप्लेन किया था जिस साइंटिस्ट ने, उनका नाम था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने, जो अपने टाइम के बहुत बड़े साइंटिस्ट माने जाते थे, उनका मानना यह था कि हमारे जितने बॉडी पार्ट्स हैं, है ना, उसमें सबका एक एक आइडेंटिकल कॉपी बनता है। सारे बॉडी पार्ट्स का एक एक आइडेंटिकल कॉपी बनता है और वो जो आइडेंटिकल कॉपी होते हैं वो हमारे सेक्स ऑर्गन में चले जाते हैं ब्लड के थ्रू। जब वहां पे जाते हैं, जैसे मेल का जितना बॉडी ऑर्गन है इसकी एक एक कॉपी बनी, आइडेंटिकल कॉपी, और वो ब्लड के थ्रू कहां पे चला गया, सेक्स ऑर्गन में। ऐसे ही फीमेल बॉडी पार्ट्स के जितने पार्ट्स हैं उनकी एक एक आइडेंटिकल कॉपी बनेगी और वो उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या हो जाएगा, सेक्स ऑर्गन में चला जाएगा ब्लड के थ्रू और दोनों आपस में कोएगुलेट करके एक नया चाइल्ड का प्रोडक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे मानना था चार्ल्स डार्विन का, यानी कि जो आइडेंटिकल कॉपी बनती है उसी को उन्होंने बोला है पैंजीन। ईच ऑर्गन ऑफ बॉडी प्रोड्यूसेस इट्स आइडेंटिकल कॉपी कॉल्ड एज पैंजीन, इसीलिए इस थियरी का नाम है पैंजीन थियरी। दे एक्यूमुलेट इन सेक्स ऑर्गन टू फॉर्म गैमीट और वही गैमीट जब आपस में फ्यूज करते हैं तो आगे चल करके एक पूरा का पूरा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं जाइगोट से। ये चीज आपको इतना समझ में आई। इसके अलावा एक और थियरी है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं, उसको बोलते हो क्या, कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, है ना। तो उस थियरी का नाम है
थियरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। तो इसको मैं समझा देता हूं, ये 4 है, 5वां थियरी आपको मैं बता दूं, थियरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। थियरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। तो ये थियरी आपको समझना पड़ेगा। इस थियरी को सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहा था जिनका नाम है ऑगस्ट विजमैन। ऑगस्ट विजमैन है ना, ये नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप इवोल्यूशन में इसको सुनोगे, 10th में आपने सुना होगा ये नाम। ऑगस्ट विजमैन वो महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने चूहे की पूंछ कंटिन्यू उसके 22 जनरेशन तक काटते रहे, है ना। तो लगभग 21 से 22 जनरेशन तक उन्होंने क्या किया, चूहे की पूंछ काटी, और उन्होंने अगले जनरेशन में ये बोला कि अगर लैमार्क ये बोलते हैं कि जिस ऑर्गन का जितना यूज करो वो ऑर्गन उतना डेवलप होता है, जिसका कम यूज करो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है, तो चूहे ने अपने 21 जनरेशन तक कंटिन्यू उसने अपने टेल का यूज किया नहीं, पूंछ का यूज किया नहीं, तो यहाँ पे टेल ग्रोथ नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई रिडक्शन साइज में उनको दिखाई नहीं दिया। तो इसी के बेसिस पे उन्होंने ये थियरी एक्सप्लेन करी जिसको उन्होंने नाम दिया है थियरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। तो अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट विजमैन उन्होंने बोला कि बॉडी के जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं उसके अंदर 2 टाइप के प्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्म के अंदर 2 टाइप के चीजें होती हैं, एक को हम लोग बोल सकते हैं क्या, जर्म प्लाज्म, है ना, एक को आप बोलते हो जर्म प्लाज्म और एक को बोलते हो क्या, सोमैटोप्लाज्म। तो एक होता है जर्म प्लाज्म, एक होता है सोमैटोप्लाज्म। जर्म प्लाज्म का मतलब जिसके अंदर कुछ जर्मिनल सेल्स हो, कुछ जर्मिनल कैरेक्टर हो, वो कहलाता है जर्म प्लाज्म, और जो सोमैटिक बॉडी के सेल्स होते हैं उनका जो प्लाज्मा होता है उसको अपन लोग बोलते हैं सोमैटोप्लाज्म। तो इनका क्या मानना था कि जो सोमैटोप्लाज्म है ये कैसा है, मॉर्टल है। ये कैसा है, मॉर्टल है, मतलब आपकी बॉडी जब मरती है तो आपकी बॉडी को क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। लेकिन जो जर्म प्लाज्म है ये क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये क्या है, इमॉर्टल है। आप भी तो बोलते हो ना कि आत्मा अजर अमर है, तो इनका कॉन्सेप्ट भी इसी बेसिस पे है कि जो जर्म प्लाज्म है, जो हमारा जर्मिनल सेल्स के जो भी प्लाज्मा है वो क्या होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं, जबकि हमारा जो सोमैटोप्लाज्म है, जो बॉडी के सेल्स हैं, वो मॉर्टल है, वो जैसे ही आप खत्म हुए तो आपके साथ वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये कहलाती है थियरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, यानी कि जो भी जर्म प्लाज्म है वो कंटिन्यू जनरेशन टू जनरेशन मूव करता रहता है। तो ये रहा 5वां थियरी जिसको हम बोलते हैं थियरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। तो एक तरह से देखें तो मैंने प्री मेंडेलियन थियरी आपको समझाया। सबसे पहला थियरी जो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा है उनका कॉन्सेप्ट पाइथागोरस का, जिसके अनुसार उन्होंने ये बोला कि बॉडी में बहुत सारे जो सेल्स बॉडी पार्ट्स होते हैं वो आगे चल करके उस वही एग्रीगेट होकर के एक नया वो बनाते हैं, है ना। तो ऑगस्ट विजमैन का ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आया। इसी के साथ हम लोग ये लेक्चर रहने देते हैं। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेंडेलियन थियरी को पूरा का पूरा। तो बने रहिए, देखते रहिए, सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने वाला हूं बिल्कुल। थैंक यू सो मच।